नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। स्वदेश हेल्थ में आज हम बात करने वाले हैं स्कॉलियोसिस की। तो स्कॉलियोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसके द्वारा रीढ़ की हड्डी एक तरफ घूम जाती है। हालांकि स्कॉलियोसिस रीढ़ की हड्डी के भीतर किसी भी जगह को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आमतौर पर यह थैरोसिक या छाती क्षेत्र को प्रभावित करता है और इसीलिए थैरोसिक स्काइलोसिस के रूप में इसे जाना जाता है। हालांकि जब ये पीठ के निचले भाग में होता है तो इसे लंबर स्काइलोसिस भी कहा जाता है। ज्यादातर मामलों में स्काइलोसिस को एक कारण इसका अज्ञात रहता है, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में मांसपेशी डिस्ट्रॉफी, सेरेब्रल पॉल्सी और स्पाइनल बिफिडा इस बीमारी के विकास के कारण हैं। विश्व की संपूर्ण जनसंख्या के मात्र 0.5% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। महिलाओं में इस तरह की बीमारियां होने की संभावनाएं अधिक पाई जाती हैं। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कितना खतरनाक ये बीमारी है और अगर इसका सही तरीके से इसको काबू में नहीं पाया जाता है तो क्या आगे चल के स्थिति और बिगड़ सकती है, कैसे इसका समाधान होगा और दैनिक दिनचर्या को लेकर अगर बात करें तो किस तरह के हमें कुछ ऐसे सावधानियां रखनी पड़ेंगी जिसकी वजह से इस तरह की समस्याओं से बचा जा सकता है। तो आज इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर से, और डॉक्टर राम सोनी जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और लंदन रिटर्न भी रहे हैं। तो अब इन दोनों मेहमानों से हम जानेंगे कि आखिर किस तरह की ये बीमारी है, कितनी खतरनाक है और किस तरह से इसकी शुरुआत होती है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर रामसोनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये स्कोलियोसिस बीमारी। स्कोलियोसिस जैसे कि आपने इंट्रोड्यूस किया राइट नाउ, ये होता क्या है, स्पाइन का जो जो स्पाइन में पहली चीज़ तो मैं बता दूं, स्पाइन में एक तो नेक वाला सर्वाइकल स्पाइन हो गया, डॉर्सल जैसे आपने कहा, और नीचे हो गया लंबर स्पाइन। तो इन तीन से, हालांकि नीचे सेक्रम भी होता है, लेकिन इन्हीं सेगमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप सामने से देखो या एकदम पीछे खड़े होकर देखो तो स्पाइन एकदम स्ट्रेट होता है, एक लाइन में होता है। जब ये कर्वेचर दूसरे बाजू में खसक जाता है, जिसको हम लोग सेजाइटल प्लेन बोलते हैं, तो अगर कर्वेचर बन जाता है, जैसे कि मैं अपने आप को पॉज करूँ, ऐसे हो गया कर्वेचर, इस तरफ हो गया, तो ऐसी स्थिति में उसको अपन जो कर्वेचर इन द स्पाइन इन द सेजाइटल प्लेन, ये उसकी डेफिनेशन है। तो इसका मतलब कि बाजू में जब कर्व बन जाता है, इंस्टेड ऑफ स्पाइन बीइंग एब्सोल्युटली स्ट्रेट, वो अगर बाजू में अगर कर्वेचर बन जाता है तो उसको अपन स्कोलियोसिस कहते हैं। अब जैसे कि आप स्कोलियोसिस आपने बताया, सर्वाइकल स्कोलियोसिस भी हो सकती है, डॉर्सल भी हो सकती है और लंबर भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर सबसे कॉमन होती है थोरेसिक एंड लंबर स्कोलियोसिस। जी, तो सर अगर इस बीमारी को लेकर बात करें तो इसको लेकर के बातें कही जाती है कि ये बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करती है। जो युवा हैं या ज़्यादा जिनकी उम्र हो चुकी है उन लोगों में इस तरह की समस्याएं कम रहती हैं। महिलाओं को लेकर के भी ये बात कही गई थी, एक सर्वे में मैंने पढ़ा था कि महिलाओं को ज़्यादा इससे समस्या हो सकती है। तो क्या कुछ वजह रहती हैं और ऐसा ही क्यों कि बच्चे और महिला इसकी चपेट में ज़्यादा आते हैं? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये यूजुअली ग्रोइंग चिल्ड्रन की प्रॉब्लम है। नॉर्मली स्कोलियोसिस जो होती है एडल्ट्स में, जो दोज हु आर ग्रोन अप, अगर डायग्नोस नहीं हुआ बचपन में तो बाद में डायग्नोस हो सकती है, दैट इज डिफरेंट। यूजुअली जो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम होती है, ये होती है ग्रोइंग चिल्ड्रन में। इसकी कई वेराइटीज होती है। एक तो होती है पैदाइशी, जिसको होते हैं इन्फेंटाइल या कंजेनाइटल इडियोपैथिक स्कोलियोसिस बोलते हैं। दूसरी होती है जो बचपन में तो ठीक होती है, लेकिन आफ्टर और 9 to 10 years ऑफ एज, बिफोर दे फिनिश ग्रोइंग, विच इज अबाउट 16-17 years ऑफ एज, उस एज में जिसको हम लोग बोलते हैं एडोलेसेंट स्कोलियोसिस, उस एज ग्रुप में होती है। लेकिन एडल्ट्स में ये बहुत कम होती है। एडल्ट्स में जो होती है जिसको बोलते हैं डिजेनरेटिव स्कोलियोसिस, मतलब कि आर्थराइटिस अगर स्कोलियोस आपके स्पाइन में डेवलप हो रहा है तो थोड़ा सा माइल्ड स्कोलियोसिस डेवलप हो जाता है। लेकिन जो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है ये ग्रोइंग चिल्ड्रन में होती है। और जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया, ये 10 times मोर कॉमन इन गर्ल्स देन बॉयज। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो अगर अनट्रीटेड रहे और एडल्ट बन गए और उनकी उम्र हो गई तो आप देखोगे कि लेडीज में ज़्यादा होगी है। लेकिन नॉर्मली जो प्रॉब्लम है बॉयज़ में होती है, कम होती है, लेकिन गर्ल्स में 10 times मोर कॉमन देन इन बॉयज़। तो इसको लेकर सर अगर हम और विस्तृत चर्चा करें, अगर जानने की कोशिश करें
तो क्या कुछ वो वजह रहती हैं जिनकी वजह से ये समस्या होती है? ये बहुत बड़ा टॉपिक है अवस्थी जी, और मैं इसको ब्रीफली बता देता हूँ। एक तो मैंने बताया कंजेनाइटल हो गई, जो पैदाइशी होती है। दूसरी, एट बर्थ स्पाइन नॉर्मल होगा, लेकिन बच्चा जब 2 या 3 साल का होगा तब कई बार नोटिस में होता है। देखो, मैं यूरोपियन कंट्रीज में एवरी न्यू बॉर्न चाइल्ड इज एग्जामिन्ड बाय ए स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन, ऑल दैट। अपने आप ही प्रैक्टिस है, लेकिन उतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है अपन लोग। तो यूजुअली जो कंजेनाइटल स्कोलियोसिस है वो पैदाइशी डायग्नोस हो जाती है, फिर उसका ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएटली डायरेक्ट किया जाता है। लेकिन अपने यहाँ कई बार होता है कि बच्चे हमारे पास आती हैं, लड़कियां 6, 7, 8 साल की, 10 साल की, कि इनका वो कर्वेचर स्पाइन एक तरफ दिख रहा है, जिसको आप कुबड़ापना कह सकते हैं। हालांकि कुबड़ापना इज डिफरेंट थिंग। कुबड़ापना में कर्वेचर एकदम पीछे की तरफ जाता है, ये साइड की बात कर रहा है मैंने। स्कोलियोसिस बाजू में जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम जो है यूजुअली गर्ल्स में, और मैं आपको बता दूं यूजुअली जो ग्रोइंग एज की गर्ल्स हैं उनमें ज़्यादा होता है यूजुअली। अब है इसको कन्वेक्स जिसको कहना चाहिए, कर्वेचर लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा कॉमन होता है जो अपन को ये राइट साइड में कर्वेचर होता है, थोरेसिक लंबर का राइट साइड में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और ये ग्रोइंग चिल्ड्रन में, बिकॉज चिल्ड्रन आर ग्रोइंग, ये यूजुअली प्रोग्रेस करती है, ठीक है। अब इसकी कैटेगरीज हैं कि शुरू में हम इसको मेजर करते हैं कर्वेचर को अपने एक्सरे से, और सीटी भी करवाते हैं, एमआरआई भी करवाते हैं। लेकिन एक्सरे से जब अपन मेजर करते हैं तो अगर 30 डिग्री 35 डिग्री तक कर्वेचर है तो यूजुअली ऑपरेशन की सलाह नहीं देते हम लोग, और यूजुअली उसको ऑब्जर्व करते हैं क्लोजली, एक्सरे करवाते देखते हैं, पीरियडिकली एक्सरे करते हैं, और उसको क्लिनिकली देखते रहते हैं एवरी 6 मंथ्स और एवरी 1 ईयर, ठीक है। तो वो तो हो गया जो माइल्ड टाइप के स्कोलियोसिस हो गया। दूसरा होता है जो सीवियर फॉर्म ऑफ स्कोलियोसिस होती है, जो बियॉन्ड 45-50 डिग्री का कर्वेचर होता है। उन केसेस में यूजुअली ऑपरेशन के अलावा बाकी चीजें इफेक्टिव बहुत कम होती हैं, ठीक है ना। आपने पूछा कितने प्रकार की होती हैं। एक तो मैंने बताया जो कंजेनाइटल होगी, दूसरी होगी इन्फेंटाइल अप टू 3 इयर्स, दूसरी होती है एडोलेसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस। एडोलेसेंट मतलब आफ्टर अबाउट अर्ली टीन्स ईयर्स में, या 9 to 10 ईयर्स से शुरू होती है, एंड देन डेवलप्स अप टू दी until they finish their skeletal maturity, ठीक है। तो अच्छा, और दूसरी स्कोलियोसिस के कारण होते हैं, जैसे आपने पॉइंट आउट किया इन द बिगनिंग में, कि किसी को अगर सेरेब्रल पाल्सी है, स्पाइना बाइफिडा है, दूसरे कंजेनाइटल रेयर सिंड्रोम होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मार्फन सिंड्रोम, जिसमें हाइट खूब लंबी हो जाती है और जॉइंट लैक्स हो जाते हैं, मसल्स वीक हो जाती हैं और कर्वेचर डेवलप हो जाता है। और तीसरी प्रॉब्लम है जो सेरेब्रल पाल्सी, काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है सेरेब्रल पाल्सी, उसमें भी स्कोलियोसिस डेवलप हो जाता है कई बार। तो उसके एक तो होगा जिसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर, और दूसरा हो गया कि आपका जो इन्फेंटाइल या इडियोपैथिक स्कोलियोसिस हो गया। दैट्स द मेन थिंग। चलिए सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। डॉक्टर करण पीपरे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर करण, जिस तरह से इसको लेकर के हम बात कर रहे हैं और तमाम बातें सर ने बताई हैं कि किस तरह के कितने प्रकार की ये समस्याएं होती हैं, कहाँ ये समस्याएं हो सकती है, अगर इसको और आम भाषा में हम अगर जानने की कोशिश करें, चूंकि डॉक्टरी भाषा और एक आम भाषा में थोड़ा सा फर्क ये हो जाता है कि लोग समझने में थोड़ा सा उनको आसानी हो जाती है। तो सर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको और बताएं, जानकारी देकर कि किस तरह की ये समस्या है, और आमतौर पर अगर हम यहाँ की बात करें तो किस तरह से लोगों में ये देखने को मिल सकती है, और कैसे उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, या फिर गलत दिशा में हम चले जाते हैं या गलत उसका इलाज करवा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या कुछ दिक्कतें होती हैं। बहुत अच्छा डिस्कशन है, और जो स्कोलियोसिस है और साथ में जो आपका जो डिस्कशन हो रहा है, ये जो बीमारी है ये बचपन में अगर आपको एक तरफ झुकाव होता है तो चलने में आसानी से पहचान में आ जाता है, और कपड़े भी एक तरफ उसके लटकते हैं, तो ये साइडवेज वीकनेस के कारण जो होती है, कर्वेचर उसका जो बढ़ जाता है, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में। जैसा कि डॉक्टर साहब सोनी जी ने भी बताया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, विशेषज्ञ हैं और एक्सपर्ट हैं और काफ़ी लंबा अनुभव है डॉक्टर साहब को। तो जैसा उन्होंने बताया, बहुत अच्छी चीज़ बताई कि बचपन में यदि एक तो कंजेनाइटल होती है पैदाइशी, और दूसरा एडोलेसेंट तक में वो वीकनेस अगर जाती है तो वो बढ़ते चली जाती है, डेवलप होते चली जाती है,
और उसका जो एबनॉर्मल चाल है और बच्चे का दिखना है वो आराम से पहचान में आ जाता है। मसल वीकनेस के कारण वो बढ़ती है और टिंगलिंग नमनेस भी होती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के वहाँ जो नर्व बाव होता है उसके कारण शून्यता आ जाती है, नमनेस आ जाती है चमड़ी में और बहुत तकलीफदायक है, बहुत जटिल समस्या है ये। किसी को ना हो तो अच्छा है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कुबड़ का भी बताया उन्होंने, तो ये तो श्री कृष्ण भगवान के जमाने से एक जो महिला थी उनकी भक्त थी उसको भी दिखाया गया है टेलीविजन के, उसमें देखा है। उस समय से ये बहुत ही पुरानी, जब से ये मानव जाति का जन्म हुआ है तब से ये प्रकार की बीमारी होती है और वैज्ञानिकों ने इसे जब देखा तो इसका गुणा भाग करके ये जानकारी भी दी कि 0.5% में होता है। और हम लोगों ने भी पढ़ा है कि ये दोनों महिला और पुरुष दोनों में होता है और इसमें जो वीकनेस होती है बहुत ही तकलीफदायक होती है, सोते नहीं बनता है एक साइड से और डॉक्टर उसे अगर पहचान लेते हैं तो उसका उसके हिसाब से जो ट्रीटमेंट है, चाहे ब्रेस वगैरह पहने या छोटे मोटे ऑपरेशन करते हैं, तो इस चीज का और ध्यान रखा जाता है कि उसकी जो कमर है या सर्वाइकल में तो काफी कम देखने को मिलता है, लेकिन थोड़े से सीने छाती के एरिया में इस प्रकार का कर्वेचर बढ़ने को देखते हैं और मेडिकल हिस्ट्री के द्वारा ही पता चलता है कि ये कब से शुरू हुई है, कब है। और फिर उसके बाद में सबसे पहले जो उसके रिफ्लेक्सेस वगैरह भी रहते हैं वो भी अबनॉर्मल हो जाते हैं, देखने में भी अबनॉर्मल लगता है बच्चा, बड़ा होता है तो व्यक्ति, और चलने में भी अबनॉर्मलिटी होती है, लचक होती है। चाहे वो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब को भी मालूम है और देखा उन्होंने तो हजारों लाखों पेशेंटों को, तो जो आपका जो हिप जॉइंट होता है उसमें डिफॉर्मिटी हो जाती है, उसमें लोच रहता है, लचक होती है और उससे उसको काफी चलने में तकलीफ होती है, दर्द होता है, सांस में भी तकलीफ होती है और वो सोने में तकलीफ होती है, उनको काम करने में तकलीफ होती है, विकलांगता के दायरे में आ जाता है, शरीर वीक रहता है, मानसिक रोग भी हो जाता है। इस प्रकार के लोगों में काफी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि अन्य सभी लोग अच्छे से चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, और इस प्रकार का जो महिला पुरुष जिसको ये बीमारी होती है कर्वेचर डिफॉर्मिटी, स्कोलियोसिस जो है, ये डॉक्टर लोग एक्सरे करके तुरंत पता कर लेते हैं कि किस एरिया में है, कौन सी वर्टिब्रा और कौन सा भाग शरीर का डिफॉर्मिटी है और उसमें स्कोलियोसिस बनी है, और उस प्रकार से फिर जो उसकी जांच है और इलाज है, सबसे पहले ध्यान ये रखा जाता है कि वो और उसमें जो होने वाले रिस्क है जो और तकलीफ की वो बढ़े ना, उसको कम करते हैं डॉक्टर लोग और उसका इलाज करते हैं, उसमें स्टेबिलिटी देते हैं इस प्रकार से। और मैं समझता हूँ कि यदि जरूरत पड़ती है तो आजकल ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट में काफी एडवांसमेंट हुआ है। MRI और एक्सरे और CT स्कैन के बाद में उसकी एक्यूरेट डायग्नोसिस बनती है और उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है और स्कोलियोसिस बहुत हद तक करेक्शन भी हो जाता है। बाकी मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब विशेषज्ञ हैं ऑर्थोपेडिक के, वो आज के युग में, पहले तो कोई अस्पताल भी नहीं जाता था, जैसा चल रहा है वैसा दिखाई नहीं देता था सड़कों में, अस्पताल में OPD में बार बार आते थे लोग कि साहब इसका क्या इलाज करें, तो हम लोग कुछ दर्द की गोली है, विटामिन की गोली है, कैल्शियम की गोली है, केरोटॉन के इंजेक्शन ये लगा दिया करते थे उसके सेटिस्फेक्शन के लिए और अपने भी सेटिस्फेक्शन के लिए, खाली ना जाए। हॉस्पिटल में उस प्रकार के इलाज होते थे और गरीबों को देखी गई है ये बीमारी। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सेरेब्रल पाल्सी उसका एक मुख्य रीजन है, उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, सप्लाई का उसका वो रहता है, वो उसके कारण डिफेक्ट हो जाता है। फिर चोट के कारण भी होता है, कभी चोट लगी हो, इंजरी हुई हो और उसके कारण होता है। मैं समझता हूँ कि कोई इन्फेक्शन बोन का है या उस एरिया में ट्यूबरकुलोसिस वगैरह है तो उसके कारण भी ये इस प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है, जटिल है और तकलीफदायक है, पूरी लाइफ से जुड़ी हुई है, जीवन से जुड़ी हुई है। ये तकलीफ, इसे दूर करना बहुत ही जरूरी है। हो सकता है तो जो स्कोलियोसिस का जो कर्व है और उसकी जो सीवियरिटी है उसे हमारे हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोग
उसका इलाज करते हैं। तो लोगों को तत्काल डॉक्टरों के पास जाना चाहिए, नजदीक के अस्पताल में जाना चाहिए, उसे फिर अगर हो सके तो रेफर कराना चाहिए। बड़े अस्पतालों में इसका इलाज है। आजकल MS आर्थोपेडिक और MCH हायर सुपर स्पेशलिटी आर्थोपेडिक में इसकी सर्जरी भी होती है और लोगों की जो एबनॉर्मलिटी है, स्पाइनल कर्वेचर जो डिफेक्ट है, स्कोलियोसिस है, वो करेक्ट हो जाता है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि जहां भी इस प्रकार के कोई मरीज दिखते हैं या किसी को होता है, उनके जान के पहचान के चिकित्सक लोग उनको पूरी मदद करें। बिल्कुल सर, और जहां तक मैं समझ पाया हूं और दर्शकों को मैं थोड़ा सा एक जानकारी और दे दूं कि जिस तरह से इस बीमारी को एक इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसका जो असर है वो एक कंधे के तरफ भी देखा जा सकता है कि एक कंधा उठा हुआ सा हो तो थोड़ा सा जो शरीर है वो सुडौल नहीं लगता, कि इनके शरीर में थोड़ा सा डिफेक्ट लगने लगता है, और उठा हुआ जो भाग है उस तरीके से हम इसे भी समझ सकते हैं। और दर्शक भी, अब मुझे लगता है कि अब उनकी बहुत हद तक इस बीमारी को समझ में भी आ गया होगा। डॉक्टर सोनी, एक बात और जानना चाहेंगे कि अगर बचपन में ऐसा लगता है कि इस बच्चे में थोड़ा सा डिफेक्ट है या इसका एक भाग उठा हुआ सा है या तकलीफ इसको लग रही है, तो क्या किसी तरह की कोई थेरेपी से उसको ठीक किया जा सकता है या सिर्फ दवा या अन्य सर्जरी के जरिए ही उसको ठीक किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं अवस्थी जी। देखिए, इसका मैं जैसे कि मैंने पॉइंट आउट किया पहले कि अगर आपकी जो कर्वेचर है अगर माइल्ड है, माइल्ड मतलब जब हम उसको एक्सरे से मेज़र करते हैं, उसको नापते हैं कि देखते हैं कर्वेचर, अगर स्कोलियोसिस का कर्वेचर 30-45 डिग्री से कम है तो यूजुअली हम ऑपरेशन की सलाह नहीं देते हैं। उस स्थिति में ब्रेस भी पहनाते थे। आजकल हम कहते हैं कि ब्रेस का उतना इफेक्टिव रोल नहीं रहा, ब्रेस नहीं पहनाते क्योंकि ब्रेस से और बहुत पेशेंट अनकंफर्टेबल रहता और कर्वेचर करेक्शन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फिजियोथेरापी, जो आपने पॉइंट आउट किया। फिजियोथेरापी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ग्रोइंग चिल्ड्रन में खासकर। तो इन माइल्ड कर्वेचर, माइल्ड का मतलब लेस देन 40 डिग्रीज में फिजियोथेरापी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अच्छा, कर्वेचर अगर मोर देन 45 डिग्रीज है और ग्रोइंग चाइल्ड नेचुरली एज ई सेड के ग्रोइंग चाइल्ड में होता है, तो उन स्थिति में अगर 40 से 60 तक ग्रे एरिया आ जाता है, ऑपरेशन भी कर सकते हैं या उसको अभी हम ऑब्जर्व करेंगे कि देखते क्या होता है। बियॉन्ड 55-60 डिग्रीज देयर इज नो अदर ट्रीटमेंट एक्सेप्ट ऑपरेशन। ऑपरेशन देखिए, चूंकि समय बहुत कम है, 2-3 चीजें मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं जो दर्शकों के लाभ के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका अगर समय से डायग्नोस हो जाए, और अगर आप जैसे कि डॉक्टर पित्रे ने बताया कि अगर सुपर स्पेशलिस्ट के पास आप पहुंच जाते हैं, सभी ऑर्थोपेडिक सर्जन इसका ऑपरेशन नहीं करते, ठीक है ना, जो स्पाइन के सुपर स्पेशलिस्ट हैं वही करते हैं, और इसके लिए बड़ी यूनिट होना चाहिए, बड़ा अस्पताल होना चाहिए, और ऑपरेशन के पहले तो ठीक है, पोस्ट ऑफ केयर भी इसकी बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड होती है। ठीक है, तो उस स्थिति में अगर कर्वेचर मान लो 70-80 डिग्री तक भी है तो स्पाइन बच्चे का एकदम सीधा हो जाता है और ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं बच्चे लोग। ठीक है, तो ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। 100% नॉर्मल तो नहीं कह सकते, बट नियरली नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, दूसरा एडवांटेज मैं बताना चाहता हूँ जो नया एडवांसेस हुए हैं कि अगर जैसे अब ग्रोइंग चाइल्ड है, 12 साल का लड़का या लड़की है, उसका ऑपरेशन किया तो हम रॉड से सीधा करके उसको फिक्स कर देते हैं। तो पहले होता था क्या कि रॉड तो फिक्स है, बच्चा ग्रो कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम होती थी क्योंकि बच्चे फिर ग्रोइंग, उसकी ग्रोथ रुक जाती थी बिकॉज रॉड हैज बीन फिक्स्ड। अब होता क्या है कि जो ग्रोइंग रॉड हो गई है आजकल टेलीस्कोपिंग, तो वो रॉड फिक्स करते हैं हम कि स्पाइन कर्वेचर भी सीधा हो रहा है और एंड द रॉड एक्सटेंड होती है एज द चाइल्ड ग्रोज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना एडवांस हो गया आजकल, मैं बताऊं आपको कि मैग्नेट होता है, मैग्नेट से हम लोग उसकी रॉड की जो लेंथ है वो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो नॉर्मली टेलीस्कोपिंग होती है एज द चाइल्ड ग्रोज, रॉड भी ग्रो करती है, और दूसरा वी हैव गॉट आउटसाइड कंट्रोल ऑन द लेंथ ऑफ द रॉड विद द मैग्नेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं समझता कि अभी इंडिया में शायद अवेलेबल है, जहां तक मेरा नॉलेज है। जी जी, तो ये बहुत बड़ा। डॉक्टर करण भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सोनी जी ने। मैं अपने दर्शकों को उनके मार्फत, उनके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर सोनी, ये व्हाट इज वर्टिब्रल बॉडी टीथरिंग, ये कोई प्रोसीजर है क्या जिसमें हम स्कोलियोसिस को ठीक कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं उसका कर्वेचर? और दूसरा आपने जो बताया एक्सपेंडिंग रॉड, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है जो एक्सपेंडिंग रॉड होती है? हाँ। क्या इसे हम इन्फेंट
जब रहता है बच्चा या मरीज स्कोलियस का, उस समय भी इसका उपयोग कर सकते हैं क्या? नहीं, ये तो देखिए, जहां तक रॉड का सवाल है, तो रॉड तो जब ऑपरेशन करते हैं तो मैंने बताया कि आज से 10 साल तक पहले एक स्ट्रेट रॉड होती थी, उसको फिक्स कर देते थे। बट चाइल्ड इज ग्रोइंग, मान लो चाइल्ड इज 12, 15, 13 ईयर ओल्ड, चाइल्ड हैज टू ग्रो फॉर नेक्स्ट 4 to 5 years, तो स्पाइन की लेंथ फिक्स हो जाती थी उस समय, तो उससे और भी प्रॉब्लम होती थी। तो आजकल जो होगी रॉड एक्सटेंडिंग रॉड है, तो रॉड एक्सटेंड करती है ऑटोमेटिकली विद द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज इट इज टेलीस्कोपिंग रॉड। एंड सेकेंडली, एज आई सेड, सर्जन हैज कंट्रोल, मैग्नेटिक कंट्रोल आउटसाइड, तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं लेंथ ऑफ द रॉड की। तो बच्चे की जो लेंथ है, हाइट है, वो फर्क नहीं, उस पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो पहला सवाल आपने पूछा जहां तक उसका वर्टिब्री का है, दूसरी मैंने बताया कि कंजेनाइटल स्कोलियोसिस में यूजुअली स्पाइन की जो डिफॉर्मिटी होती है, कई बार स्पाइन का जो वर्टिब्रल सेगमेंट है वो आधा डेवलप होता, आधा नहीं होता। मान लो कर्वेचर लेफ्ट राइट साइड में कर्वेचर है, तो लेफ्ट साइड का स्पाइन जो है ना आधा डेवलप होता है, लेफ्ट साइड का पूरा होता है। तो उस हड्डी को अपन निकाल देते हैं, हेमी वर्टिब्रा जिसको बोलते हैं, तो वो कई बार रिब्स फ्यूज हो जाती हैं, तो उसको ऑपरेशन ठीक कर देते हैं, और कई बार अपने आप और कुछ नहीं करना पड़ता। अपन ने हेमी वर्टिब्रा है उसको निकाल दिया और उसको फिक्स कर दिया, देन चाइल्ड लीड्स अ नॉर्मल लाइफ ऑलमोस्ट। तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बड़ी सुपर स्पेशलाइज्ड है, और इसका ट्रीटमेंट भी काफी आगे बढ़ चुका है। कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। बहुत से ऑर्थोपेडिक सर्जन और सपोर्टर डॉक्टर्स लगते हैं उसमें। हमारे मरीज लोग हमारे हॉस्पिटल में आते हैं तो ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, इसमें अगर कोई जो हड्डी होती है, वर्टिब्रा होती है, कॉर्ड वगैरह उसके अंदर रहती है, उसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट कर दीजिए जिससे इसमें एक सिमिलैरिटी आ जाए, एक टेढ़ापन खत्म हो जाए। तो क्या कोई स्क्रू वगैरह या कुछ प्लेट वगैरह डलती है क्या? देखिए, ये भी ऐसा पूछते हैं मरीज। ब्रेस का, जैसे कि मैंने पॉइंट आउट किया, ब्रेस का पहले हम बहुत ब्रेसिंग करते थे, प्लास्टर लगाते थे, और काफ़ी स्पेशलाइज्ड ब्रेसेस थे। लेकिन ब्रेस का आजकल हमें पता पड़ा कि ब्रेस को पहनाते रहो, लेकिन कर्वेचर बढ़ता जाता है ग्रेजुअली, और उसका प्रोग्रेशन ऑफ द कर्वेचर कंट्रोल नहीं कर पाता ब्रेस। ठीक है ना। और दूसरी चीज़, बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है चाइल्ड के लिए, उसकी फिजिकल एक्टिविटी और कम हो जाती है बजाय इसके फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी इटसेल्फ समटाइम्स करेक्ट्स माइल्ड टाइप ऑफ स्कोलियोसिस। जो हम बच्चों को कहते हैं कि आप स्विमिंग के लिए जाइए, बैडमिंटन खेलिए, दौड़िए, दे आल्सो हेल्प्स इन करेक्शन ऑफ द माइल्ड टाइप ऑफ स्कोलियोसिस। ठीक है ना। तो जिसको अपन मैंने पॉइंट आउट किया फिजियोथेरापी का। लेकिन जो ब्रेसेस का रोल आजकल बहुत कम हो गया है, बहुत ही माइल्ड है। तो कई बार पेशेंट डिमांड करते हैं कि साहब ब्रेस पहना दो, देखते हैं, कई बार रात में ब्रेस पहनाते हैं, कई बार दिन में, मोस्टली इन द नाइट। ठीक है ना। तो ब्रेस का रोल कम हो गया आजकल, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसके बेनिफिट बहुत कम है, और पेशेंट बहुत। आखिरी प्रश्न डॉक्टर साहब, जी जी आखिरी प्रश्न, बहुत से मरीज आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं, टीवी में भी देखते हैं, अस्पताल का नॉलेज बहुत रखते हैं, तो वो उन्हें ये जिज्ञासा रहती है कि हम हड्डी के डॉक्टर के पास जाएं दिखाने के लिए, इलाज के लिए, कि न्यूरो सर्जन के पास जाएं, तो हमें क्या सलाह देना चाहिए? देखिए, ये मैंने बताया कि कई न्यूरो सर्जन भी स्कोलियोसिस की ऑपरेशन करते हैं, लेकिन ज्यादातर ऑर्थोपेडिक सर्जन जिनको सुपर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है स्पाइन के उसमें, और जो स्पाइन का ऑपरेशन करते हैं वो भी जैसे हम लोग डिस्क करते हैं, डिस्क तो ज्यादातर स्पाइन सर्जन करते हैं, लेकिन स्कोलियोसिस का ऑपरेशन वो स्पाइन सर्जन नहीं कर पाएंगे। तो इसकी बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है स्कोलियोसिस के। बड़ा ऑपरेशन है, डिफिकल्ट ऑपरेशन है, क्रिटिकल ऑपरेशन है, रिस्की ऑपरेशन है, और पेशेंट के रिलेटिव और डॉक्टर बोथ हैव टू अंडरस्टैंड क्लियरली। ठीक है ना। तो बहुत लंबा 10-10 घंटे ऑपरेशन चलता है इसका, मेनी टाइम्स एक्चुअली। तो इसलिए ऑर्डिनरी स्पाइन सर्जन सम टाइम इसको नहीं कर पाएंगे, भले वो स्पाइन सर्जन क्लेम करें, लेकिन स्कोलियोसिस का ऑपरेशन हाईली स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है, और इसके लिए बैकअप सर्विसेज बहुत ज्यादा भयंकर होनी चाहिए हम लोगों को। आईसीयू के अलावा भी स्पाइन की आईसीयू एकदम अलग होती है, जो अपन पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करें, पेशेंट को अपसाइड डाउन कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द पेशेंट। ऐसी टेबल होती है, ऐसे बेड्स होते हैं उनको पोस्ट ऑफ केयर के लिए। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मरीज के रिश्तेदार, इनको काउंसलिंग करना चाहिए कि ये महत्वपूर्ण एरिया की बीमारी है, जिसमें हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरोसर्जन और ऑर्थोपेडिक ये सब मिलकर के इसकी जटिलताओं को समाप्त करते हैं, और उसके बाद ही उसके नफा नुकसान, बेनिफिट और जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं उन्हें समझा करके जितना अच्छा हो सके उसे करना चाहिए उसका ट्रीटमेंट। नहीं तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि मैंने देखा है
80-80 साल के लोग स्कोलियोसिस वाले जी जाते हैं, और किसी प्रकार से अगर सर्जिकल हैजार्ड होगा उनका, बिल्कुल कुछ सर, नुकसान हम होगा, इस तो विषय फिर पर वो चर्चा और भी पैरालिसिस कर का- सकते थे, लेकिन हमारे पास समय की थोड़ी सी बाध्यता है और इससे ज्यादा आगे हम इस कार्यक्रम में नहीं जा सकते। सर, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता था, बड़ा अच्छा आपने कहा कि जो स्पाइनल कॉर्ड कई बारी अटैक वो चिपक जाता है स्पाइन के साथ में, तो उस स्थिति में हम न्यूरोसर्जन को भी इन्वॉल्व करते हैं। ये तो टीम एफर्ट होती है, पर्टिकुलरली स्पाइन बाइफिटा में, जिसको हम लोग बोलते हैं टीथर कॉर्ड सिंड्रोम, ठीक है ना। तो आप बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया आपने कि कई बारी अगर आप वो हमने उसको जो चिपक गया है स्पाइनल कॉर्ड बॉडी ऑफ द स्पाइन से, उसको अगर निकाल भी दिया तो कई बारी न्यूरोलॉजिकल मतलब पैरालिसिस होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि ये बहुत रिस्की ऑपरेशन है समटाइम्स। यूजुअली जो स्पेशलाइज सेंटर और स्पेशलाइज सर्जन जो है, ट्रेंड सर्जन है, ये रूटीनली होता है। बिल्कुल, और सीधी बात यह है कि अगर इस तरह की समस्याएं अगर किसी को हो रही हैं तो विशेष जो डॉक्टर हैं उनके पास ही आपको जाना चाहिए और उनसे राय लेना चाहिए कि किस तरह से इसका समाधान किया जा सकता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त निकालकर हमारे दर्शकों को इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और स्काइलोसिस को लेकर के तमाम बातें आपने जानी कि किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है, किस तरह की ये बीमारी है। तो अगर आपके आसपास या आपके परिवार में किसी को इस तरह की समस्या आती है तो आप एक अपने नज़दीकी किसी विशेष डॉक्टर के पास जाइए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, उनसे राय लीजिए, इसका इलाज किया जा सकता है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ, सबसे पहले देश।